क्यों दे दो भाई। स्टार्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रभात धौलिया साहब। ये एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट हैं। ऑलराइट। तो आइए आगे की हमारी जो कॉन्वर्सेशन होगी अंकल के साथ होगी, और देखते हैं कहाँ तक कॉन्वर्सेशन जाती है, और हम लोग किन किन टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं आपके पेशे से ही। आपने बताया, क्या बताया साहब? मैं लखनऊ उच्च न्यायालय में एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट हूँ। तो ये क्या चीज़ है सर, मतलब? ये सरकार अपने कुछ अधिवक्ता नियुक्त करता है, जैसे कि जो भी क्रिमिनल साइड के केसेस होते हैं तो उनमें गवर्नमेंट की साइड से जो केस लड़े जाते हैं स्टेट काउंसिल में, तो उसमें एक पक्ष तो होता है जो डिफेंस काउंसिल होते हैं, हम्म। दूसरा पक्ष सरकार वाला जो सरकार का पक्ष अपना होता है, वो उसके लिए गवर्नमेंट एडवोकेट अपॉइंट होते हैं सरकार की तरफ से। हम्म। तो हम लोगों को सरकार का पक्ष रखना होता है। तो ये जो आपकी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तो इसकी वजह से कोई बाध्यता है कि आप सिर्फ सरकार के केसेस की पैरवी कर सकते हैं, या आप बाकी आम लोगों के भी केसेस लड़ सकते हैं आप कोर्ट नहीं, में? हम लोगों की बाध्यता ये है क्योंकि हम लोग रिटेनर भी हैं, रिटेनरशिप भी हम लोगों को मिलती है। हम्म। तो क्रिमिनल साइड के केस में हम सरकार के अगेंस्ट नहीं जा सकते, कोई हम्म। ऐसा केस नहीं ले सकते प्राइवेटली जिनमें स्टेट पार्टी हो। ओके। जिनमें प्राइवेट पार्टीज हैं दोनों, वो केस हम लोग ले सकते हैं। ओके। सिविल साइड के केस भी कर सकते हैं, लेकिन हम्म। क्रिमिनल साइड के केस हम नहीं कर सकते। ये बाध्यता है और होनी भी चाहिए मॉरल, हम्म। क्योंकि जो हमारा क्लाइंट है उस क्लाइंट के ही इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर काम करेंगे हम्म। तो वो ठीक नहीं है। ओके। तो ये हम लोग हमेशा अक्सर सुनते रहते हैं ना कि लॉयर और क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी, ये कैसे स्टैब्लिश करी जाती है? मतलब आप कैसे इंश्योर करते हैं कि, मतलब अगर आपको पता है कोई क्लाइंट आपके सामने आया है, आपको एक हंच है कि भाई इतना फेयर नहीं है क्लाइंट हमारा, फिर आपके ऊपर कितनी बाध्यता है इस क्लॉज की? आपको किस हद तक इस क्लॉज को निभाना पड़ता है? आप डिफेंस काउंसिल्स की बात कर रहे हैं ना? जी जी जी। हाँ, तो उसमें बाध्यता ये मॉरल बाइंडिंग है हम्म। कि जो हमारे पास हमारा क्लाइंट आया है वो हमें आकर के अपना सब कुछ बताएगा। हम्म। क्योंकि अगर वकील से या डॉक्टर से आप कोई चीज़ छुपाएंगे, हम्म। डॉक्टर से अगर आपने अपनी बीमारी छुपाई हम्म। तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा? हम्म। इसी तरीके के से अगर आप एडवोकेट से क्लाइंट अपनी बात छुपाएगा कुछ भी, तो वो ठीक से उसकी पैरवी नहीं कर सकता और उसका केस वीक रहेगा। हम्म। तो इसलिए क्लाइंट तो आके हर चीज़ बताएगा, लेकिन एडवोकेट का ये मॉरल है, अपनी ये मॉरल वैल्यूज़ हैं कि क्लाइंट की बात को किसी और से ना बताया जाए। हम्म। और उसको बताने के बाद भी चूंकि आप इस लीगल प्रोफेशन में हैं तो आपको उसको बचाना है। हम्म। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि हमें समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उसमें किस प्रकार के केस लेने हैं या नहीं लेने हैं। हम्म। अब जैसे बहुत से एडवोकेट्स हैं आतंकवादियों के भी केस लेते हैं, हम्म। लेकिन उसको भी मैं बहुत गलत नहीं मानता। हम्म। गलत होते हुए भी ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको किस प्रकार से केस। अब समाज में तो क्राइम हो गई, हम्म। अब क्राइम में रेप भी होगा, मर्डर भी होंगे, तो उनका कोई ना कोई तो केस ले ही रहा है। हम्म। लेकिन बहुत से एडवोकेट्स हैं जिनके ऊपर ये जो इस सिद्धांत के हैं कि वो हम इस प्रकार से केस नहीं करेंगे। अच्छा, देखिए। लेकिन इसके लिए कोई ऐसी बाइंडिंग कहीं से नहीं है कि हमें वो केस नहीं करना है। उनका तो ये है, हम्म। वकालत ये है कि हमें एविडेंस क्या आ रहा है उसके बेसिस पे हमें केस, हमारा केस स्ट्रांग है तो हम जीतेंगे। हो सकता है वो निर्दोषी हो, हम्म। उसके ऊपर एलिगेशंस लगे हों गलत, हम्म। तो हम अगर उसका केस लेंगे ही नहीं, हम पूरा जब फाइल देखेंगे, सारा उसके फैक्ट्स समझेंगे, तो अगर वो निर्दोष है तो उसे एक्विटल होना चाहिए। नहीं, लेकिन मसला ये भी है ना कि अगर हम दोषी लोगों का केस लड़ रहे हैं, ठीक है, अगर दोषी तो जब मतलब निर्णय होगा एडवोकेट को उसके भी। बाद, जी जी, नहीं, अगर दोषी तो तब होगा जब उसके खिलाफ निर्णय होगा। जी जी, कोई क्लाइंट गया वकील के पास और उसने जब अपना सब कुछ बताया, जैसे आपने बताया कि एक एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, तो उसने बताया कि साहब हाँ ये किया है, ठीक है, और आज की तारीख में आपको बचाना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे होता है या हमेशा अक्सर रहता होता है कि क्लाइंट ये बात तो बताना छोड़ ही देता है? नहीं नहीं, क्लाइंट को बताना चाहिए भी और हम्म। बताता भी है। हम्म। क्लाइंट्स अपने सारे पेपर्स भी देता है, अपनी वीकनेसेस भी बताता है, अपनी गलतियां भी बताता है। तभी उसको हम किस प्रकार से उसको बचा सकते हैं, ये एडवोकेट को तय करना होता है।
तो ये चीज़ कितना सही है सर, कि मतलब हमें पता है कि ये बंदे ने क्राइम किया, कमिट किया है इसने, फिर हम उसको एविडेंसेस के तौर पे बचा के या कोई देखिए एक हमने नैरेटिव पेश किया। प्रोफेशनल इसका वो है। अब जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को पता है कि इस आतंकवादी ने बॉम्ब चलाया था और पुलिस की गोली से वो घायल हुआ, लेकिन डॉक्टर का काम क्या है कि वो उसको, अगर वो आया है तो ऑपरेशन करेगा, उसकी बुलेट निकालेगा, उसको बचाने का पूरा प्रयास करेगा, और बचाना भी चाहिए। उसकी ज़िंदगी बचाएगा, उसके ऊपर जब केस चलेगा तो न्यायालय जैसा उसको दोषी पाएगा तो ठीक है। एग्जैक्टली। अब इसमें, इस प्रोफेशन में ये चीज़ है कि इस प्रोफेशन में एडवोकेट को स्वयं पे तय करना होता है कि हमको क्या इसको बचाना है या नहीं बचाना है, इसका केस लड़ना है या नहीं लड़ना है। नहीं, लेकिन वही दिक्कत है ना, आपने जैसे डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया, तो डॉक्टर इलाज करता है तो उसके बाद वो आदमी डायरेक्टली सोसाइटी में नहीं चला जाता है, उसके ऊपर मुकदमा होता है, तमाम चीज़ें होती है, लेकिन जब एक वकील केस लेता है, अगर वो जीत गया तो एक्विटल मिलके वो वापस सोसाइटी में असिमिलेट हो जाता है बंदा। नहीं, एक्विटल के बाद भी स्टेट के पास भी तो स्टेट अपील करता है ना उसके अगेंस्ट। अगर लगता है उसको कि निर्णय ठीक नहीं हुआ है तो वो फाइल जाती है स्टेट में, स्टेट अपील करने का मौका रहता है स्टेट को भी। तो हाई कोर्ट में अपील होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है मैटर। अगर वाकई उसने ऐसा कुछ किया है और किन्हीं कारणों से या एविडेंस की कमी से कुछ छूट गया है तो उसके लिए स्टेट अपील करती है। डिफेंस के पास भी टाइम होता है। अगर उसको सज़ा हो गई है तो डिफेंस भी हाई कोर्ट में अपील में जाता है। अच्छा, अभी काफ़ी वक्त से सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं उसके ऊपर, और अभी बहुत बड़ा प्रकरण हुआ था ये एडवोकेट आपके प्रशांत भूषण के मसले में। तो इन सब चीज़ों से क्या लगता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, जिसको माना जाता है कि डेमोक्रेसी का एक चौथा स्तंभ है और वो गवर्नमेंट से एकदम इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंटली उसको फंक्शन करना है, तो उसकी छवि कुछ धूमिल होती दिख रही है? नहीं, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बहुत ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है अपना, चारों स्तंभ में से एक स्तंभ है, इंडिपेंडेंट है। गवर्नमेंट से उसका कोई, गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं होता है जजेस के ऊपर। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर कोई इस प्रकार के गलत निर्णय हो जाते हैं तो उससे छवि तो धूमिल हो सकती है। लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करना चाहता, लेकिन यह है कि मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति एक तरह का होता है। कुछ हो सकता है कभी ऐसा हुआ हो, लेकिन जितने भी न्यायाधीश हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, वो सब अपनी क्षमता के अनुसार जो उनके सामने एविडेंस होता है और एडवोकेट्स की जो बहस होती है उसको देख करके और सही निर्णय देने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अभी गवर्नमेंट में और सुप्रीम कोर्ट में कलीजियम को लेके भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक मत नहीं है दोनों ही लोग। गवर्नमेंट चाहती है कि खारिज हो जाए और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये ट्रेडिशन है तो भाई बरकरार रहे, क्या दिक्कत है? देखिए, कॉलेजियम पे तो अच्छी खासी बहस बहुत समय से चल रही है, लंबे समय से। और थोड़ा सा इसमें मुझे भी ऐसा लगता है कि जजेस के बच्चे ही अगर जजेस होते रहेंगे, जज बनते रहेंगे, तो बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर वो डिज़र्व करते हैं, ये भी नहीं कि वो जज का बेटा है तो उसे जज बनना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो जज की फैमिली में पैदा हुआ है, जज का बेटा है। उसको वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अवसर है इस बात का बाकी लोगों के अलग से, बाकी लोगों से, क्योंकि वो उसी फैमिली में पैदा हुआ है जहाँ शुरू से लीगल बातें ही घर में होती रही होंगी। फिर पढ़ाई भी उसने की है, उसको अच्छी परवरिश भी मिली है। दूसरा, उसको ज़्यादा सुविधा है लॉ के बारे में चीज़ें समझने की। जो बड़े एडवोकेट्स हैं उनके भी बेटों को ये एक अवसर रहता है। तो अगर उस प्रकार से वो डिज़र्व करता है तो उसे ज़रूर बनना चाहिए। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो जज का बेटा है और वो उसका नाम रिकमेंड किया जा रहा है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी बाकी लोगों को परेशानी देती है। अच्छा, ये क्या खासियत है साहब के जो वकील होते हैं बड़े बड़े, बड़ी आसानी से बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़ जाते हैं और उनको मंत्रालय मिल जाते हैं और टिकट मिल जाते हैं बड़ी आसानी से, तो ये क्या मतलब इतनी अच्छा सवाल पूछा तुमने। देखो, इसमें ऐसा होता है कि अगर आप शुरू से देखें, आज़ादी से लेकर के आज तक की बात, मतलब मेरा तो जाती मानना नहीं है वकीलों का राजनीति में प्रवेश
जी आप जी कह सकते हैं ज़्यादा है। जी जी जी। उसका एक तो कारण यह है कि ये प्रोफेशन ऐसा है कि इसमें ज़्यादा संभावनाएं हैं। आदमी को ज़्यादा चीज़ों की जानकारी भी रहती है, अच्छा ओरेटर भी होता है वकील। हम्म। फिर जो बड़े वकील होते हैं उनका नाम भी देश में हो चुका होता है। हम्म। तो वहाँ भी बैठ कर के संसद में और विधानसभा में भी तो यही सब काम करना है ना। तो जो पढ़ा लिखा ज़्यादा आदमी होगा उसकी वैल्यू तो होगी। अब जो जिस प्रकार से अपने यहाँ पॉलिटिक्स में नेता आ रहे हैं अंगूठा छाप या बगैर पढ़े लिखे, जी जी जी। देखिए कितना दुर्भाग्य है देश का कि जहाँ चपरासी की पोस्ट के लिए कुछ क्वालिफिकेशन होती है, 8वां पास या हाई स्कूल, और वहीं पे नेता बनने के लिए जो कानून बनाएंगे संसद में जाकर के और आईएएस पे हुक्म चलाएंगे, उनके लिए कोई योग्यता अनिवार्य नहीं है। तो उसमें जो तुम्हारा प्रश्न है कि वकीलों को ज़्यादा अवसर मिलता है, वो इसी कारण से मिल सकता है कि एक तो वो समाज में इतना पॉपुलर हो चुके होते हैं बड़े वकील, और उनको जानकारी भी लॉ की भी ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ बैठ के भी उनको यही सब विषय पे काम करना है। नहीं, लेकिन फिर दिक्कत ये है ना सर कि अभी पी चिदम्बरम जैसे भी वकील होते हैं, वो इतने होशियार होते हैं कि वो अपने वक्त पे जितना घपला कर पाते हैं कर लेते हैं। तो अगर कर एक लेते हैं, लेकिन उनका अंत क्या है वो तो तुम्हें दिख ही रहा है ना। जी जी जी। घपला तो करने को आप स्वतंत्र हैं, आपको मौका मिला, आप ऐसी जगह पहुंच गए। ये पार्टियों को सोचने का विषय है। ये पार्टियों को सोचना चाहिए कि हमें भ्रष्ट लोगों को टिकट देना है कि नहीं देना। इस समय हो क्या रहा है कि हर पार्टी ये देखती है कि हम किस कैंडिडेट को जिता सकते हैं, कौन कैंडिडेट जीत सकता है, क्योंकि यहाँ सारा नंबर्स गेम है। अगर आपने बहुत अच्छा कैंडिडेट लाया और वो जीत के नहीं आ पाया तो आपके एमएलए की संख्या कम हो जाएगी, आपके सांसदों की संख्या कम होगी, आप सरकार नहीं बना पाएंगे, बनाएंगे तो मिला जुला के बनाएंगे। तो यहाँ उसकी वजह से लोग पार्टी, अब देखिए जब डकैतों को टिकट दिया जा रहा है और डाकू लोग चुन करके आ रहे हैं, तो फिर आप भ्रष्ट वकीलों की या भ्रष्ट नेताओं की बात क्या करें। तो यहाँ तो पूरा का पूरा अभी इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने की आवश्यकता है, और मेरे ख्याल से होगा उस समय में। जैसे जैसे स्थितियाँ बदलेंगी इसमें भी परिवर्तन होगा। अभी भी बहुत बार इस पे डिस्कशन होता है, बहुत आवाज़ें उठती हैं कि भाई किस प्रकार से हमें सोच करके टिकट देना चाहिए, अच्छे लोगों को देना चाहिए, ईमानदार लोगों को देना चाहिए। लेकिन जो इस पे कानून बनाने वाले हैं वो तो सब वहीं बैठे हुए हैं ना। कानून में बदलाव हो कैसे, क्योंकि वो जहाँ उनका हित नहीं ठीक आड़े आता है हित उनका, वहाँ वो कानून नहीं बनने देंगे। तो चूंकि इतनी बड़ी तादाद वकीलों की वहाँ मौजूद है पहले ही से, दोनों सदनों में, अपर हाउस, लोअर हाउस, और इनफैक्ट जो भी स्टेट में जो भी असेंबली रहती है वहाँ भी काफ़ी अच्छी तादाद है ऑलमोस्ट हर स्टेट में। तो ये अज्यूम कर लिया जाए क्या कि मतलब जो वकील भी छट के जाते हैं वहाँ पर, उनके भी इंटरेस्ट अलाइन नहीं करते हैं हमारी जो इलेक्टोरेट पॉलिटिक्स है उसको ठीक करने में। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मानना पूरा इसका ठीक नहीं है, क्योंकि जो वकील चुन के भी जाते हैं वो भी किसी पार्टी के अंदर हैं, और जो अपने उनके नेता हैं पार्टी के, देखिए जो सर्वोच्च नेता होता है उससे सब कुछ गवर्न होता है। अब जैसे मैं वर्तमान की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि संसद में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, सब में कुछ ना कुछ अच्छे लोग हैं और कुछ ना कुछ भ्रष्ट लोग भी होंगे। लेकिन जब उनका नेता बहुत अच्छा आ जाता है तो ये परिस्थितियां देश में होती हैं जो आज वर्तमान में चल रही हैं। अब मोदी जी चूंकि पूरी तरीके से ईमानदार हैं, पूरी तरीके से देश के लिए समर्पित काम कर रहे हैं, जो एक चौकीदार की भूमिका में भी है, एक पहरेदार की भूमिका में भी है, एक सेवक की भूमिका में है, और जिस प्रकार से उनका स्वयं का आचरण है, वो इस प्रकार का आचरण जब अधिक लोगों का हो जाएगा तो बदलाव आएगा। लेकिन कुछ लोग अगर पार्टी में हैं अच्छे भी, लेकिन उनके नेता अगर भ्रष्ट हैं तो वो उनको ऊपर आने ही नहीं देंगे, उनकी आवाज़ दबाई जाएगी, और जब वो बोलने का प्रयास करेंगे उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। आप देख रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा कांग्रेस में ये हाल हुआ। क्या कांग्रेस में अच्छे नेता नहीं है? बिल्कुल, कांग्रेस में पढ़े लिखे बहुत लोग हैं। माधवराव सिंधिया का एग्जाम्पल देखिए आप। जब अच्छा नेता कुछ बोलने का प्रयास करता है तो वो पार्टी का जो सर्वोच्च नेता होता है, अध्यक्ष होता है, या जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होता है आगे भविष्य के लिए,
वो उनको निकाल देता है, उनकी पटरी नहीं खाती। हम्म, और जब जब तक यहाँ परिवारवाद चला तब तक तो आप कुछ उम्मीद ही नहीं कर सकते थे राजनीति की, कि राजनीति अच्छी होगी। हम्म, एक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, मेरा राजनीति से जबकि कोई लेना देना नहीं है, बेशक बेशक। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भारतीय, राजनीति से कोई लेने देने की मेरा जरूरत लेना भी देना नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ इतना है कि हम जैसे लोगों को एवरीडे लाइफ में इफेक्ट करती हाँ है। समान नागरिक, हम्म, जैसे सब नागरिक हैं, आप नागरिक हैं हम्म, इस देश के, मैं भी नागरिक हूँ, तो इफेक्टेड तो होते ही हम बिल्कुल लोग, बिल्कुल। इसीलिए इस विषय पे बात कर रहे हैं। हम्म, तो जब हमारा इस प्रकार से कोई बात होती है कि अच्छी चीज़ें नहीं बोल पाता आदमी उस पार्टी में रह करके भी, तो वो घुटन महसूस करता है, फिर पार्टी छोड़ देता है या उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है। करेक्ट। एनीवे, अगर हम लोग जस्टिस की बात करी जाए तो बहुत मशहूर कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो हमारी जो प्रक्रिया है इंसाफ हासिल करने की, ये बहुत स्लो है, बहुत टीडियस है। क्यों? मतलब इसको हम कुछ कर नहीं सकते? बहुत अच्छा सवाल कर रहे हो, क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि अगर त्वरित न्याय नहीं मिल रहा है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके पीछे इतने सारे फैक्टर्स हैं। हमारा जो प्रोसीजर है, वो जब तक प्रोसीजर ठीक नहीं होगा या हमारी मॉरल वैल्यूज़ ठीक नहीं होंगी, तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। दूसरा इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमारी आबादी बहुत अधिक है, 135 करोड़ है हम लोग, यहाँ केसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जी जी जी। और गलत कैपिटा गलत विलेज भी बहुत केसेस कम भी है। ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ। अब वही सारी चीज़ लौट फिर के फिर वही घूम के आती है कि वकीलों का भी मॉरल जो है, क्लाइंट जाता है वो बताता है कि हमें ये समस्या है, एडवोकेट अपने प्रोफेशन का ध्यान रखते हुए अपनी इनकम का सोच करके वो उसको 4 चीज़ें और बता देता है कि आप जाइए 4 केस और कर दीजिए उसमें, ये केस आप और कर सकते हैं इसमें। फिर वो केसेस हो गए। अब दूसरा एक क्लाइंट चाह रहा है कि हमारा केस लिंगर ऑन हो, इसमें तारीखें लगती रहे, इसका निर्णय ही ना हो। उसके लिए बहुत आसान तरीका है, कभी एडवोकेट बीमार हो जाएगा, कभी क्लाइंट बीमार हो जाएगा, कभी जज साहब छुट्टी पे होंगे, कभी हड़ताल हो रही होगी। तो यहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत से लोग तो इस बात का अच्छा खासा फीस ले लेते हैं कि हम तुम्हारा केस 4 साल तक कुछ होने ही नहीं देंगे। अब जैसे सिविल मैटर्स हैं, मैं क्रिमिनल की बात नहीं कर रहा, क्रिमिनल में तो फिर भी काम ठीक से हो जाता है, समय पे भी हो जाता है, थोड़ा बहुत डिले होता है, लेकिन सिविल मैटर्स हैं, सिविल मैटर्स में आपने सुना होगा, जबकि अभी आपकी तारीखें चलती रहती हैं। हाँ एज काफ़ी कम है आपकी, लेकिन आप सुनते होंगे ज़रूर कि फादर ने केस किया, जिस आदमी ने केस किया उसका पोता भी लड़ रहा है, वो तो उसकी भी डेथ हो गई, फिर उसके बेटे की भी डेथ हो गई, पोते को भी न्याय नहीं मिल पा रहा। मकान का ही है, जैसे मकान खाली कराने का केस हो, किसी किराएदार से आपको मकान खाली कराना हो, अब वो केस अगर चल रहा है तो इतने साल चल जाता है कि उस पर जस्टिस का मतलब क्या है। जिस आदमी ने शिकायत की है, जिस आदमी ने केस किया, वो आदमी इस संसार में नहीं होगा। नहीं, लेकिन बात ये, हमें समस्या भी पता है, हमें समस्या से क्या क्या बुरी चीज़ें हो सकती हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी पता है समस्या के, और हमारे पास काबिल लोगों की कमी भी नहीं है। तो हम कुछ ऐसा फ्रेमवर्क क्यों नहीं डेवलप कर पाए कि भाई हम एक तयशुदा वक्त में डिलीवर कर दें एक फैसला? नहीं, इसमें मैंने बताया ना, जैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब एक फैक्टर ये है कि हमें खुद को सोचना पड़ेगा। नहीं, अभी जैसे एक एग्जांपल मेरे हम दिमाग ये में आ ना रहा है। हम ये तय ना करें कि हम क्लाइंट को ज़बरदस्ती डेट दिलवाएंगे अगर वो चाह रहा है, लेकिन हमारा क्लाइंट अगर हमको तभी फीस देगा ना कि जब हम उसकी जो चाह रहा है वैसे हो। इसको हटा करके हमें भी देखना चाहिए, कोर्ट्स को भी देखना चाहिए कि कोर्ट भी डेट ज़्यादा ना लगाएं, लास्ट अपॉर्चुनिटी जल्दी कर दें। अब देखिए, ऐसा भी नहीं है कि सारे केसेस में डेट लगती रहती है, बहुत कम कम समय में, एक एक महीने में पूरा पूरा फैसले आए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए, जैसे ज़रूरत होती है उस हिसाब से परिवर्तन भी तो होता है, लॉ में चेंजेस लाते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो बनाए गए हैं वो इसी उद्देश्य को लेकर नहीं बनाए जाते हैं, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट केसेस की वो देखते हुए बनाएंगे ना। इतना केसेस का एक हुजूम है, भंडार है, कि आप उसमें से पिक करेंगे ना किस तरह के केसेस। लेकिन एक मामूली आदमी भी कहाँ जाए सर, अगर जिसकी जमीन का केस फंसा हुआ है, उसके लिए जमीन की बहुत अहमियत है, तो वो कब तक बर्दाश्त करेगा? वो तो इंसाफ की नीयत से जा रहा है कोर्ट के पास, और वो उसको मिल नहीं रहा है।
तो जितनी भी जटिलताएं, जितनी भी समस्याएं, उनका तो समाधान निकालना पड़ेगा ना, कि ताकि आम आदमी तक भी जस्टिस डिलीवर हो सके। हम सिर्फ एग्जेम्पलरी केसेस का एग्जांपल लेके कि भाई वहाँ फास्ट ट्रैक अदालत बन गई, मेरा ख्याल है ऐसे तो। नहीं, इसका तो ये सोल्यूशन यही है कि नंबर ऑफ कोर्ट्स बढ़ाए जाएं, जिस पे हमेशा बात चल रही है, नंबर ऑफ जजेस बढ़ें। हम्म। अब आप देखिए, जितनी कोर्ट्स होनी चाहिए, जिनकी स्वीकृति मिल चुकी है, वो भी अभी पूरी कोर्ट्स में हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो जजेस का अपॉइंटमेंट भी और बढ़ेंगे, कोर्ट्स भी बढ़ेंगी। अब ये बड़ा हाई कोर्ट बना है, इसमें भी अभी काफ़ी कोर्ट्स खाली पड़ी हुई हैं। तो कोर्ट्स बढ़ जाने से लोड कम हो जाएगा कोर्ट पे। तो यही एक तरीका है इसका। अब केसेस तो आएंगे ही आएंगे, जहाँ इतनी बड़ी आबादी है और इतना सब हो रहा है। पहले आप देखिए फैमिली कोर्ट की क्या हालत है। पहले इस पारिवारिक संस्था को बहुत अहमियत दी जाती थी। अब इसको क्या करते हैं, धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ रही है, एक एक दिन में 3 कोर्ट हैं फैमिली कोर्ट में, और तीनों में 150-150 की लिस्ट रहती है पर डे। इनमें से कि आधी से ज़्यादा तो डेट्स लग जाती हैं, उनका नंबर ही नहीं आता होगा। क्योंकि अब होता क्या है, हमारी ईगो क्लैश कर रही है तो हमने सूट फाइल कर दिया डाइवोर्स का, हमारी आदतें नहीं मिल रही हैं तो हमने डाइवोर्स सूट फाइल कर दिया। तो मॉरल भी लोगों का इतना नीचे आ गया है कि छोटी छोटी बातों पर परिवार टूट रहे हैं। तो केसेस तो बढ़ ही रहे हैं। तो इसका एक ही सलूशन है कि जल्दी न्याय मिले, डेट्स ज़्यादा ना लगें, जो डेट लगे उस डेट पे काम हो कोर्ट में। बगैर नंबर आए डेट मिल जाती है, और वो डेट चली जाती है, एक एक 1.5 महीने आगे की डेट लगती है। एक बार अगर आज डेट लगी है और आज कुछ नहीं हुआ, तो उसमें फिर 1 महीने बाद की डेट लग रही है। तो उसको ना करके कुछ केसेस में जल्दी जल्दी डेट लगा के उसको निपटा दिया जाए, दूसरे कोर्ट्स की संख्या बढ़ाई जाए। तो तकरीबन आप कितने साल से वकालत कर रहे हैं? मुझे 40-42 साल हो गए। तो और हमेशा से क्रिमिनल लॉ ही प्रैक्टिस किया आपने? क्रिमिनल साइड के तो तकरीबन कितने? मैंने कुछ फैमिली कोर्ट्स के भी किए हैं। बीच में जब गवर्नमेंट साइड में नहीं था तो फिर सब तरीके का काम करना पड़ता है। देखिए, गवर्नमेंट साइड में तो आपका फिक्स है, जो हमारे यहाँ स्टैंडिंग काउंसिल्स हैं वो सिविल साइड का ही काम करेंगे, और हम लोग जो एजीए हैं ये हम लोगों को क्रिमिनल साइड में ही रहना होता है। लेकिन जब आप अपनी प्राइवेट वकालत करते हैं तो उस समय तो ये होता है जो क्लाइंट आया है उसका काम करना है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, जैसे मैं सिविल साइड की नहीं किया, लेकिन मैंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम किया है, फैमिली कोर्ट का काम किया है, तो ऐसे किया। तो ये 40-42 साल के करियर में कितने केसेस आपने लड़ लिए होंगे तकरीबन? अब केसेस तो बहुत ज़्यादा हो गए होंगे, अब उसका नंबर तो नहीं बता सकता ऐसे। तो कोई है ऐसा कोई यादगार केस कि भाई बड़ा पेचीदा था? नहीं, ऐसे तो केसेस तो होते ही हैं, बहुत सारे होते रहते हैं। लेकिन मेरा सरकारी साइड में भी काफ़ी टाइम रहा है। पहले मैं 98 से 2003 तक भी गवर्नमेंट एडवोकेट ही था, इधर एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट, और अब ये दोबारा मुझे इधर आके इस गवर्नमेंट में फिर चांस मिला है। तो कोई रहा है कोई बड़ा पेचीदा केस जिसमें बड़ी दिक्कत हुई आपको? नहीं नहीं, दिक्कत क्या, दिक्कत तो केस के हिसाब से केस लड़ना होता है। जैसा केस के जो फैक्ट्स होते हैं, जो एविडेंस आता है, उसके हिसाब से देखना होता है। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप 98 से 2003 के दरमियान गवर्नमेंट, हाँ, एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट थे, और आज की तारीख में फिर ये क्या बदलता रहता है, ये परमानेंट बदलता पोजीशन रहता है। नहीं है? ये एक्चुअली जो गवर्नमेंट आती है तो गवर्नमेंट अपने लॉयर्स रखती है। हम लोग जैसे आप अपना केस लेके मेरे पास आएंगे तो हम आपके एडवोकेट होंगे। इसी प्रकार से हम लोग स्टेट के एडवोकेट है, तो स्टेट में जो गवर्नमेंट होती है वो अपने एडवोकेट्स अपॉइंट करती है। तो मतलब अगर आपका ये कार्यकाल खत्म हुआ फिर से आप वापस अपना पर्सनल हाँ, इसके बाद हम लोग कैपेसिटी में लॉ फिर प्रैक्टिस हम लोग करेंगे? अपना प्राइवेट अपना काम करेंगे। अगर ये गवर्नमेंट दोबारा से नहीं आती है, और ये आती भी है और हमारा अपॉइंटमेंट नहीं होता, तब भी हम अपना प्राइवेट करेंगे। ओके। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट आ जाए वो भी आपको अपने यहाँ रख सकती है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में भी थे, बसपा में भी थे, और वो आज भी हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको हटा ही दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से एडवोकेट्स ऐसे हैं जो मेरिट पे रहते हैं, जिनके उनकी रिकमेंडेशन और जगह से भी होती है, जजेस से भी होती है, तो वो कंटिन्यू कर जाते हैं। तो ये बार काउंसिल क्लियर करना,
वो पास किए बगैर आप शायद लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकते कोर्ट में। नहीं नहीं, अब ऐसा हो गया है ना, पहले ऐसा नहीं था। हम्म पहले आपने लॉ किया, हम्म उसके बाद किसी सीनियर के पास आपने कुछ टाइम सीखा, तो आप प्राइवेट अपनी कर सकते थे। ये इन्होंने अभी ऐसा कर दिया क्योंकि नंबर ऑफ एडवोकेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है, और भीड़ ऐसी भी आ रही है कि जिन्होंने बस लॉ की डिग्री ले ली है और वो वकालत कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये करा गया है। क्योंकि जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो काम बहुत अच्छा नहीं हो पाता, मेरिट पे नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से विचार आया कि कुछ ऐसा रख दें कि जिससे थोड़ा सा इनका नंबर्स कम हो, जो सिंसियर एडवोकेट्स हैं, जो सीरियसली इस प्रोफेशन में ही आए हैं, वही करें। तो उसके लिए टाइम टू टाइम अभी एक आध मरतबा जब कचहरी जाने का मौका मिला तो बड़ी खस्ता हाल दिखती है वकीलों की। मतलब देख के तो नहीं लगता कि भाई बड़ा मालदार प्रोफेशन होगा। नहीं, देखिए ऐसा है, ये केवल आप वकीलों के लिए कहेंगे तो अच्छा नहीं है। हाँ, ये हर जगह है। आप डॉक्टरी के प्रोफेशन में भी देखिए, तो डॉक्टरी के प्रोफेशन में आपको ऐसा भी डॉक्टर मिलेंगे प्रैक्टिस नहीं चल रही है, जो इनकी प्रैक्टिस नहीं चल रही होगी, और ये वकील के प्रोफेशन में मिलेगा, हर जगह आपको मिलेगा। आप बिजनेस में देख लीजिए, कोई दुकान चल रही है, किसी का बिजनेस चल रहा है, वो 10 लाख रुपए रोज़ कमा रहा है, कोई 2 रुपये रोज़ नहीं कमा पा रहा है। तो जब भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है, नंबर्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये हर जगह रहेगा। तो जो आप देखते हैं, बहुत से आप छोटे ज़िलों में जाएंगे तो आपने देखा होगा कि एडवोकेट्स की एक छवि बनी हुई है, वो झोपड़ी बना करके उन्हीं में बैठते थे पहले। अब पक्के चैम्बर्स बनने लगे हैं, बार काउंसिल की तरफ से भी हो गया, गवर्नमेंट भी उनके बना के दिए। अब धीरे धीरे वही होते होते अब एसी चैम्बरों में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले वो एक सिस्टम ही बना हुआ था। जो टॉप के वकील हैं, बिल्कुल बहुत मेरिटोरियस एडवोकेट्स भी हैं, जिनकी गिनती 4-5 ज़िलों के 4-5 टॉप वकीलों में होती है, वो भी झोपड़ी में बैठते थे उस समय। तो प्रोफेशन का एक सिस्टम होता है। अब सबके पक्के चैम्बर बने हुए हैं, और इस बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। देखिए, शुरू में वकालत में वो लोग आते थे जो परिवार से बहुत अच्छे होते थे, और ये वकालत का प्रोफेशन भी एक सेवा का कार्य है। अब इसमें लोग पैसा कमाने के लिए ही आ रहे हैं, पहले ये सेवा कार्य था। आपने देखा होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जानकारी आपको मिली होगी। जी। वो अपने क्लाइंट के प्रति पूरी तरह समर्पित होते थे। उनका एक मैं छोटा सा आपको एक किस्सा सुनाऊं, हो सकता है आप लोगों को पता हो। पटेल साहब एक आतंकवादियों का केस लड़ रहे थे। अच्छा। 22 लोगों की फांसी की सजा के अगेंस्ट। आतंकवादी जो अंग्रेजी हुकूमत ने घोषित किए थे, उन्होंने घोषित किए थे, लेकिन वो एक्चुअली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो उनका केस वो लड़ रहे थे। तो वो 22 लोगों को फांसी हुई थी और उससे उन्हें बचाना था। जब वो आर्गुमेंट्स कर रहे थे तो उनके किसी परिचित ने या उनके मुंशी ने ला करके एक स्लिप उनको दी। उन्होंने वो कागज़ पढ़ा और पढ़ के जेब में रख लिया और बहस अपनी पूरी करी। बहस पूरी करने के बाद जज साहब ने लंच के लिए जब उठने लगे तो पूछा कि वो कागज़ क्या आया था आपके पास। तो उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई, उनको किसी ने लिख के दिया था कि आपकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया, बीमार थी वो। तो जज साहब ने कहा, अरे आपको तुरंत बताना चाहिए था। जैसे हम लोग अभी डेट्स की बात कर रहे थे, हम लोग बेकार की चीज़ों पे डेट लेते हैं। अब पटेल का आप मॉरल देखिए, पटेल साहब का, कि उनकी वाइफ की डेथ हुई थी तो जज साहब ने कहा, अरे आप बताते, उसी समय कोर्ट एडजर्न कर देते, आप बाद में कर लेते इसको। तो उन्होंने कहा, देखिए डेथ हो चुकी है, मैं उसमें अब कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन इन 22 लोगों को मैं फांसी से बचा सकता हूँ। बचाने के लिए मुझे कार्य करना था। दूसरे, मैं इनका एडवोकेट हूँ। उन्होंने एक पैसा फीस नहीं लिया था उनसे, लेकिन उन्होंने कहा क्लाइंट के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है वो मुझे पूरी करनी थी। अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, अब मैं परिवार का अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँगा, लेकिन यहाँ जो मेरी जिम्मेदारी थी उसको मैं कैसे छोड़ता। तो इस प्रकार के लोग पहले प्रोफेशन में आते थे, अपनी जेब से पैसा लगा के क्लाइंट्स का काम करते थे। अच्छे परिवारों के जो लोग होते थे, पैसे से संपन्न होते थे। अब लेकिन क्योंकि हर प्रकार के लोग आ रहे हैं, उन्हें अपना घर भी चलाना है, उन्हें रोजी रोटी भी अपनी देखनी है, तो उस वजह से ये थोड़ी बहुत विकृतियाँ आ रही हैं जो समाज में बहुत नेचुरल है।
नहीं, और वैसे मेरा ख्याल है एक केस लड़ना कोई सस्ता काम भी नहीं, अच्छे खासे पैसे लगते हैं इस चीज़ में भी। तो काफ़ी जो बड़े वकील हैं मेरा ख्याल है प्रो बोनो केसेस भी लड़ते हैं। तो लेकिन उसके बाद भी उनकी भी लिमिटेशंस है ना कि सबके केसेस तो नहीं लड़ सकते हर गरीब आदमी के। तो फिर वो गरीब आदमी कैसे मैनेज करता होगा? नहीं, वो गरीब गरीब आदमी अपने पॉकेट के हिसाब से ऐसा एडवोकेट देखता है। और ऐसा भी नहीं है कि सारे बड़े वकील बहुत ज़्यादा फीस लेते ही हैं। हम्म उनमें से भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अगर देखते हैं कि ये केस हमको लड़ना चाहिए, हमारा ज़मीर कह रहा है कि हमको प्रो लड़ना बोनो वाला चाहिए, मामला जी। हाँ, हमको लगता है कि ये फीस नहीं दे पाएगा, तो फ्री में भी लड़ते हैं, हम्म फ्री में भी लड़ते हैं, हम्म नॉमिनल फीस पे भी लड़ते हैं। हम्म और एडवोकेट एक्चुअली यही देखता है कि उसके क्लाइंट की कैपेसिटी क्या है, तब उसकी फीस वो तय करता है। अब जैसे मान लीजिए कोई सुब्रतो राय का केस लड़ रहा है, तो वो उससे कोई 2-4 हज़ार रुपये फीस थोड़ी लेगा। वो वो अगर उसने अपनी फीस 5-5 हज़ार बताई, वो उसको केस ही नहीं देंगे, वो समझेंगे कर ही नहीं पाएगा। कोई अंसल का केस लड़ रहा है तो लाखों में ही करेंगे ना ये। तो वो उसी हिसाब से देखेंगे भी, और उनसे एडवोकेट अच्छी तरह फीस भी लेगा, और उनसे इतनी फीस जो लेगा, और इसी वजह से कुछ गरीबों के फ्री में भी कर सकता है, करना चाहिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ख्याल है हमारे यहाँ बड़ा बहुत इंटरेस्ट के साथ मूवीज देखी जाती हैं जिसमें कोर्ट रूम ड्रामा जिनको कहते हैं कि भाई कोर्ट केसेस चल रहे हैं और फिल्मों में दिखाया जा रहा है। तो वो जो डिपिक्शन होता है कोर्ट का उन तमाम मूवीज में, आपका क्या रिएक्शन है? वो रियलिटी से कितना मिलता जुलता मैं है? बताता हूँ। पहले मैं अभी जो आपका पहला वाला सवाल था उसका मैं थोड़ा सा बताऊं कि मैंने भी इस प्रोफेशन में बहुत केस फ्री किया है। मैं ये देखता हूँ जैसे मेरे यहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन लोगों से मैं कभी फीस नहीं लेता था। जो लेबर टाइप लोग हैं उनसे फीस नहीं लेता था, क्योंकि उनसे फीस लूंगा भी तो उनसे ज़्यादा फीस मिलेगी भी नहीं, तो उनका फ्री में ही करता था काम। तो ऐसे लोगों को करना भी चाहिए। अभी आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा वो बिल्कुल अननेचुरल दिखाते हैं, एक हंसी भी बनती है। ऐसा लगता है कि डायरेक्टर्स कभी भी किसी एडवोकेट से राय ले लें, अगर जो सीन दिखाते हैं ना कोर्ट रूम का, वो इस तरह से एक्चुअल में नहीं होता। वो कोर्ट रूम का सेट बना करके डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स जो लगा देते हैं, आप देखते होंगे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं जो मूवीज़ आ रही हैं या सीरियल बन रहे हैं, उसमें किसी ने बहुत अच्छा डायलॉग बोला, किसी वकील ने बहुत अच्छी बहस की, उसके बाद सब ताली बजाने लगते। एक्चुअल कोर्ट में बजा के देखें कंटेम्प्ट हो जाएगा, बजा ही नहीं सकते। वो उठ के गाने लगते हैं, शेर व शायरी होने लगती है। कुछ लाइटर साइड में ये सब बड़े वकील या अच्छे उसमें कर सकते हैं छोटा मोटा, लेकिन कंटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, ताली नहीं बजा सकते आप वाह वाह करने लग जाए कोर्ट में, तो ये कोई कवि सम्मेलन वहाँ थोड़ी हो रहा है। अरे वो एक मूवी थी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, उसमें गोविंदा तो आग लगा के चढ़ गया था जज के ऊपर। हाँ, तो वो सब इजाजत नहीं करने की। नहीं, इजाजत बिल्कुल नहीं है। इजाजत कैसे आएगी? वो तो ये है कि कोई बिल्कुल सिरफिरा हो और वो इस तरीके से कर दे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जब मैं 7-8 साल का था तो मैंने सुना था, जो मेरे ताऊजी, मैं मैनपुरी का रहने वाला हूँ जी जी। तो मैनपुरी के एक बहुत बड़े वकील थे, बड़े वकीलों में शुमार थे उनका ताऊजी का। तो उनके पास सब बड़े बड़े केस आते थे, जैसे डकैती हुई, मर्डर्स हुए, इस तरह के केस आते थे। तो हमारे गांव में जिसको रखा हुआ था हम लोगों ने, हमारी खेती बाड़ी और सब जायदाद का संभालने के लिए, उसका नाम था मलखान सिंह। डाकू मलखान सिंह? नहीं, डाकू मलखान सिंह मशहूर, वो दूसरा था। जी जी। तो वो मलखान सिंह ने 2 मर्डर कर दिए गांव में। तो मर्डर जब कर दिए तो वो चूंकि ताऊजी के पास आता रहता था, जी जी। तो उसे पता था कि एक मर्डर की भी सजा फांसी, और 2 कर दोगे, 4 कर दोगे तो भी फांसी है। तो उसने एक मर्डर किया, और दूसरा मर्डर इस बात को जानता था, इसलिए जाके अपने एक दुश्मन को और मार दिया, और आकर के ताऊजी के पास आ गया मैनपुरी में, सरेंडर कर दिया उसने कि अब आपको जो करना है करिए हमारा, हम तो 2 मर्डर करके आ गए, जैसे बड़ा बहुत कोई वो करके आ गया हो। तो जब उसको सजा हुई तो उसने जज के ऊपर जूता फेंक के मारा। तो ये
ऐसा हो जाते हैं कुछ घटनाएं, कोई पागल अगर आ जाए, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है, तो वो ये सब कर सकता है। लेकिन जो पिक्चरों में दिखाते हैं कि चढ़ के जाके आग लगा दी, वहाँ पुलिस फोर्स भी होता है, दूसरे आर्म्स लेके आप जा नहीं सकते, बाहर चेकिंग होती है। अब वैसे तो आप देख रहे हैं यहाँ के सिविल कोर्ट में ही आपने कितनी घटनाएं देखी होंगी। अब तो चैम्बर में भी लोग घुस जाते हैं। ये इनफैक्ट 90s में शूट आउट भी हुआ था, जब अंडरवर्ल्ड बहुत हावी था बम्बई पे, वहाँ एक पेशी के लिए लेके जा रहे थे, उस दौरान शूट आउट हुआ था। हाँ, तो ये तो होता है, पेशी के लिए लेके जाते हैं, पूरी फोर्स होती है साथ में, फिर भी मार भी देते हैं, छुड़ा भी लेते हैं, ये सब तो देखिए होती रहती हैं घटनाएं। इन घटनाओं के लिए पुलिस भी अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी हो जाती है चोट कहीं ना कहीं, क्योंकि अंडरवर्ल्ड भी तो बहुत अपने हिसाब से सक्रिय है। आपको बचत करते हुए सब करना होता है। पहले तो पता लगा एक सिपाही लिए चला आ रहा, कितने भाग जाते हैं, हथकड़ी लगाए हुए एक सिपाही। मैंने तो इनफैक्ट देखा है कि हथकड़ी भी नहीं होती थी, हाथ ऐसे पकड़ लेते हैं। हाँ, ये भी सही है, हाथ ऐसे पकड़ लेते। ट्रेन में सो भी जाते हैं रात में, भाई नेचुरल है कि आदमी है तो उसको नींद आएगी, लोग भाग जाते हैं, उनकी नौकरी चली जाती है, लेकिन भाग तो जाती है। तो और पिक्चर्स भी जो बनती हैं, मूवीज भी जो बन रही हैं, वो कुछ ना कुछ चीजें घटित होती हैं उन पे बनाते हैं, या जो पिक्चरों में दिखा देते हैं उनको लेकर के क्रिमिनल्स वो घटनाएं कर भी देते हैं, तो उस हिसाब से चलता है। तो मेरे हिसाब से तो जो मूवीज बनाने वाले हैं, जो स्टोरी लिखने वाले हैं, उन सबको भी ये सब सोचना चाहिए कि समाज में हमें किस तरीके की चीजें देनी है, समाज जिससे सही दिशा में तो जाए। बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें बनती हैं, लेकिन आज का समाज उस तरह की पिक्चर देखना ज्यादा पसंद कर रहा है। जो आर्ट फिल्म है उन्हें देखने लोग नहीं जाते ज्यादा, उनको अवार्ड मिल जाता है, लेकिन आर्ट फिल्मों से ज्यादा मारधाड़ की पिक्चर सब लोग देखते हैं, और उनसे उनको प्लॉट भी मिलता है। एक ये नसीरुद्दीन शाह की पिक्चर थी इसी चीज पर, मोहन जोशी हाजिर हो, आपने नाम लिया आर्ट फिल्मों का, तो उसमें यही मामला था कि दो वकील थे, सतीश शाह और नसीरुद्दीन शाह। तो ये दोनों बड़े करप्ट वकील थे, और एक गरीब आ जाते हैं, वो किराएदार रहते हैं किसी बड़े घर में, तो उनका केस ले लेते हैं और चलाए करते हैं, दोनों खुद बूढ़े हो जाते हैं तब तक केस चला रहे, दोनों आपस में मिल जाते हैं। नहीं होता भी है, ऐसा नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ केवल वकालत के प्रोफेशन ही नहीं, बाकी सब चीज़ों में भी आदमी को अपना एक मॉरल के साथ काम करना चाहिए। मॉरल बहुत ज़रूरी चीज़ है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे वकालत कर रहे हो, चाहे आप मेडिकल प्रोफेशन में हो। आप मेडिकल प्रोफेशन का देखिए कितनी बदनामी हो रही है। जो आदमी आपके पास जा रहा है अपनी जान बचाने के लिए, आप उसके पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं, किडनी बेच रहे हैं लोग। आप अक्सर 40-45 साल, आपने 40-42 साल गुजार दिए अपनी वकालत के दौरान सच और झूठ में फ़र्क करने में, तो कैसा होता है जब आप घर आते हैं, तो कितना हावी रहता है वो रवैया आपके ऊपर? देखो, सच और झूठ का फ़र्क करना तो जज का काम है, हम लोग अपना काम करते हैं, लेकिन जो अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी है और जो पारिवारिक ज़िंदगी है उसे अलग अलग ही रखना चाहिए। वहाँ की चीज़ अगर हम यहाँ लेकर के आएंगे तो हम यहाँ के जो अपनी जिम्मेदारियाँ हैं उन्हें ठीक से नहीं कर पाएंगे और इन्जॉय भी नहीं कर पाएंगे परिवार के साथ। तो इसलिए वहाँ की चीज़ वहाँ और यहाँ की चीज़ है। मसलन हमेशा सुना है ना कि जो लोग फौज से रिटायर होते हैं वो उस रेजिमेंटेड लाइफ के यूज्ड टू हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद भी उनका वही कि भाई 5 बजे 6 बजे उठना है, दौड़ पे जाना है, वापस आना है, तो वो बाकायदा उनकी रेजिमेंटेड लाइफ हमेशा बरकरार रहती है। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो असर आता है, लेकिन असर क्या होता है जब आप प्रारंभ करते हैं अपनी जीवन, तो जो परिवार से आपको संस्कार मिले हैं वो भी आपके जीवन में पूरे ज़िंदगी में रहते हैं। तो इसी तरीके से आपकी प्रोफेशनल लाइफ की कुछ चीज़ें, अब जैसे घर आकर के भी लौट के आके आपको स्टडी करना होता है, केसेस के बारे में होता है, कई बार हम लोग घर में भी डिस्कस भी करते हैं। कोई अच्छा केस होता है, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, तो उसमें घर में भी डिस्कशन हो जाता है, तो उसका लेकिन फैमिली लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ हम पता लगा सब इस प्रकार के लोगों से साबका पड़ता है, जैसे तो आदमी ये सोचे कि भाई आप तो चोर डकैतों के बीच में ही रहते हैं, तो उनका कोई हम कुछ लेके थोड़ी आ रहा है। मज़ा तो तब है जब हमारी चीज़ें उन पे असर डालें, जो हमारे संपर्क में वहाँ लोग आए,
उन पे हमारा असर अगर पड़ सकता है, हमारा व्यवहार का असर, हमारे बोलचाल का असर, हमारी अपनी आदतों का अगर उनके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ता है तो अच्छा है, ना कि उनका असर हम लेके अपने घर में आए। तो आप अभी भी चेस प्रोफेशनली खेल रहे हैं या बस? नहीं, प्रोफेशनली तो छोड़े हुए मुझे मेरे ख्याल से 35 साल हो गए होंगे। तो इधर कैसे आना हुआ आपका चेस में? जी जी जी। चेस में आना तो मेरा एक, आपको मैं बताऊं कि अधौलिया फैमिली का जो जीन्स होते हैं ना, उनमें चेस है। परंपरा, अनुशासन, प्रतिष्ठा। अनुशासन, प्रतिष्ठा। हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो वो 7-8 साल का हो जाता है तो उसे शतरंज के बारे में, जैसे ABCD होती है ना, पहचानने लगता है घोड़ा कौन सा है, ऊँट कौन सा है, हाथी कौन सा है, ये चला आ रहा है जी। बस ये है कि प्रोफेशनली मैंने अकेले खेला है, बाकी लोगों ने उसको गेम की तरह ही रखा है। तो जब मैं 4 साल का था तो मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी, और मेरे ग्रैंडफादर बहुत अच्छी चेस खेला करते थे, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन 4 साल के बच्चे को क्या आएगा चेस खेलना। तो वो लोग खेलते थे, मैं बस देखता था खड़े होकर के। तो उसके बाद चेस का खेलना प्रारंभ किया, घर के लोगों के साथ खेला, कुछ ज़्यादा अच्छा खेला तो इनकरेजमेंट मिला। तो वहाँ जो आसपास के लोग थे उनके संग खेला, उनको भी हराया तो और इनकरेज हुए। फिर मैं लखनऊ जब पढ़ने आया तो यहाँ पे मैनपुरी से 12th करने के बाद मैं लखनऊ आ गया। 12वीं तक मैनपुरी में, वहाँ एक्चुअली साइंस नहीं थी, तो आगे की पढ़ाई हो नहीं सकती थी, छोटी जगह थी। तो वैसे डिस्ट्रिक्ट है मैनपुरी, लेकिन हाँ, लेकिन वहाँ कोई भी साइंस कॉलेज नहीं था। 12th के बाद BSc डिग्री कॉलेज नहीं था साइंस का। तो फिर मैं, सभी लोग वहाँ से कुछ आगरा जाते थे, कुछ कानपुर आते थे, मैं लखनऊ आ गया। तो लखनऊ में जब आया तो यहाँ पे, क्या यही लखनऊ विश्वविद्यालय या क्राइस्ट वगैरह? नहीं, पहले मैं BSc मैंने किया है DAV डिग्री कॉलेज से, और उसके बाद मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी आ गया। तो जब यहाँ चेस का टूर्नामेंट होते देखा मैंने, तो चूँकि शौक तो था ही मुझे, तो मैंने कहा मैं भी खेल जाता हूँ इसमें। तो लोगों ने कहा यहाँ इंटरनेशनल चेस हो रही है, हम लोग इंडियन खेलते थे जी। तो हमने पूछा क्या फ़र्क है, तो उन्होंने फ़र्क बता दिया। तो हमने कहा मैं खेला। क्या फ़र्क है, आप मुझे भी बता दें, मुझे कोई ख़ास मालूमात नहीं है। बहुत सारे फ़र्क हैं। आप ये समझ लीजिए जैसे टेस्ट मैच और 2020। अच्छा, ये बहुत फास्ट गेम है। अच्छा, आप अगर इंटरनेशनल वाले, आप इंटरनेशनल खेलते हैं चेस? नहीं, इंटरनेशनल नहीं, इंडियन खेलते हैं जी। मतलब आपको चेस के बारे में कुछ तो पता है ना? तो मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे उसमें पहला चाल आप पैदल की, एक घर चलते हैं, एक घर पैदल चलता है। इंटरनेशनल में आप पहली चाल 2 घर भी चल सकते हैं, अगर आप चाहें तो 1 घर चलिए, चाहें तो 2 घर चलिए। इसी तरीके से जब आपके इंडियन चेस में जो भी पैदल 8th रैंक पे पहुंचता है, आखिरी वाली, उस पर वो मोहरा बन जाता था। बनता है ना, हाथी का पैदल गया तो हाथी बन गया, वजीर का पैदल गया तो वजीर बन गया। इसमें जो भी पैदल 8th रैंक पे जाएगा, उससे आप जो चीज चाहिए बना लीजिए। तो 4-5 वजीर बना सकते हैं? 7 वजीर बना लीजिए। एक तो आपके पास पहले से ही है, सब बना लीजिए, जो चाहिए वो बनाइए, तो फास्ट हो गया ना। अब जब बोर्ड पे 3 वजीर रखे होंगे, 2 वजीर रखे होंगे, तो कितना टाइम लगेगा गेम खत्म होने में। दूसरी चीज ये है कि आप चाहिए तो घोड़ा बना लीजिए। उसमें क्या होता था, घोड़े के सामने का पैदल जाएगा तो घोड़ा बनेगा। इसमें आपका हाथी के सामने का पैदल जा रहा है, आप घोड़ा बना लीजिए। वजीर के सामने का पैदल गया तो घोड़ा बना लीजिए। या उसमें एक और चीज थी कि अगर आपके पास दोनों हाथी रखे हैं तो फिर हाथी नहीं बनेगा। आपको ऐसा ध्यान है? बिल्कुल। इसमें आपके पास रखे हुए हैं मोहरे, उसके बाद आपसे मैंने भी बताया कि 7 वजीर बनाइए, 8 वजीर बनाइए, जो पैदल 8th रैंक पे जाएगा कुछ भी बना लीजिए। और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। जैसे ड्रॉ में बहुत सारे तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। एन पासेंट मूव एक होता है, जिसमें आपने पैदल बढ़ाया 2 घर, उसके अपोनेंट के पैदल को उसको मारने का मौका है तो वो पीछे करके मार देगा। मतलब वो बोर्ड पे ही समझा पाऊंगा, आप अगर बहुत ज़्यादा चेस नहीं खेले हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे। मैं वैसे समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे आपको इंटरनेशनल में ऑप्शन है कि आप 2 घर चल सकते हैं पहली चाल पैदल को। अब अगर अपोनेंट का पैदल 6th रैंक पे आ गया और हमने उसको 2 घर चला, तो आप उसको एनपासेंट करके 1 घर पे मान के उसको मार सकते हैं, क्योंकि वो उसकी रेंज से होकर निकला है, उसके अटैक से निकल गया।
और जो टाइम कीपिंग वाला मसला है टाइम का भी हो गया, पहले टाइम का कुछ नहीं था। हम जब खेलते थे तब के टाइम में अब टाइम बदल गया। हम लोग खेलते थे तो पहला सेशन होता था 5 घंटे का, तो 2.5 घंटे में 40 चालें चलनी होती थी। 2.5 घंटे में हमारी 40, 2.5 घंटे में आपकी 40। और आपका और इंडिविजुअल 2.5 घंटा और उनका और अलग हाँ, 2.5 घड़ी घंटा। लगा करके, जी जी जी। घड़ी चेस क्लॉक होती है। हाँ हाँ हाँ, हर और मूव के बाद उसके पंच बाद करते भी हैं। अगर गेम खत्म नहीं हुआ हम्म तो वो लास्ट मूव एक सील कर दी जाती थी, और उसके बाद वो एडजॉर्न गेम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में खेलते थे हम हम्म लोग। गेम खत्म ही करना होता था। हम्म। अब टाइम पे भी गेम खत्म किया जाता है। हाँ हाँ हाँ। जैसे हमारी घड़ी में अगर 1 घंटा निकल गया तो हमारे पास भले ही आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन हो, बहुत अच्छे मोहरे रखे हों, आपके पास कुछ भी ना हो, आप बिल्कुल हारने की कगार पे हैं, लेकिन अगर वो टाइम पूरा हुआ, हमारा फ्लैग गिरा, तो हम गेम लूज कर जाएंगे टाइम से। अच्छा अच्छा। वो सब पहले नहीं था। तो कितना टाइम रखते हैं क्लॉक में आप? अब वो लाइटनिंग के लिए कम टाइम लगाते हैं, जैसे 10-15 मिनट के गेम भी होते हैं। अच्छा अच्छा। अब 2020 से भी आप इधर आ गए ना, जैसे वो एक सिंगल ओवर का हो गया, हाँ, और वैसे 1 घंटे का टाइम तो वो अब आपके अब वो 2.5 घंटे वाला खत्म हो गया। खत्म ही हो गया वो। खत्म हो गया। अच्छा अच्छा। तो आप लोग अपने ज़माने में किनको आइडल की तरह देखते थे चेस में? अब चेस में उस टाइम में तो, जब हम आपको जो किस्सा सुना रहे हैं, उस समय आपको ध्यान होगा वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी जिसमें फिशर और स्पेसकी खेले थे, मुझे और बिल्कुल ध्यान नहीं। उसी से चेस पॉपुलर हुआ इतना इंडिया में। अच्छा। तब इंडिया में इतना चेस पॉपुलर था ही नहीं, लेकिन फिशर और स्पेसकी का जो गेम हुआ है वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसमें 6 गेम जीतने के बाद चैंपियन हुआ था, फिशर चैंपियन हुआ था, उसके बाद से सब लोगों ने इंटरनेशनल में अपने को कन्वर्ट करना शुरू किया। मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में खेल के गया, और जो किस्सा मैं बता रहा था कि मैंने यूनिवर्सिटी में आया तो देखा कि किस सन की बात होगी? टूर्नामेंट हो रहा है। मैं आया यहाँ 71 में, अच्छा। लेकिन यूनिवर्सिटी में आया मैं 74 में। हम्म तो जब 74 में आया तो यहाँ पर वो हो रहा था चेस का टूर्नामेंट। हम्म। तो मुझे पता नहीं था, मैंने जब देखा नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ कि चेस का टूर्नामेंट हो रहा, लोगों ने बताया यहाँ चेस हो रहा है। वो इंटरनेशनल नियमों से हो रहा था, इंटरनेशनल हो आप रहा था। इंडियन वाले नियत से पहुंच गए थे। मैं इंडियन वाले से नहीं, मुझे मालूम ही नहीं था इंटरनेशनल क्या होता है। हाँ। मैं गया वहाँ तो लोगों ने बताया इंटरनेशनल होता है। हमने कहा मुझ बता दो भाई क्या होता है फ़र्क, जैसे अभी मैंने आपको फ़र्क बताया। तो मैंने कहा चेस तो चेस ही है, जो नियम इसके हैं वो करके देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, पहला राउंड शुरू हो गया, अब आपको एक राउंड छोड़ के खेलना पड़ेगा, और वो भी तब जब आपको परमिशन मिलेगी, क्योंकि एक राउंड निकल गया। जैसे 8 राउंड का मैच है, उसमें से पहला राउंड निकल गया था, तो आपको पहले राउंड में 0 करके दे दिया जाएगा। अच्छा। आपका वो काउंट नहीं होगा, तो 1 पॉइंट तो आप ऑलरेडी पीछे हार होंगे। गए। जी जी। हार गए। तो यहाँ पे डॉक्टर MC सक्सेना होते थे, फिजिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जी जी, जानता हूँ। फिजिक्स के हेड ऑफ द जी डिपार्टमेंट। जी। वो हमारे इसके चेस एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी थे। तो मैं उनके पास गया, वहाँ परमिशन नहीं मिली तो उनके पास गया। मैंने कहा सर मैं ऐसे खेलना चाहता हूँ चेस का टूर्नामेंट। तो बृहस्पति शर्मा हम लोग को स्पोर्ट्स खिलाया करते थे। मुझे बाई चांस देखिए इतना पुराना नाम याद आ गया, जबकि मैं कल के नाम भी सुन के भूल रहा हूँ आजकल। नहीं, अभी 2 ही दिन पहले गुजरा ना, इसलिए याद आ गया। हाँ है, 2 ही दिन पहले गुजरा ना, बृहस्पति शुक्ला बताया ना अभी। बृहस्पति शर्मा। अच्छा, शर्मा। हाँ, तो वो उन्होंने आके कहा कि सर पहला राउंड शुरू हो चुका है, और ये तो इंडियन खेलते हैं, बता रहे हैं मैनपुरी से आए हैं, इंडियन खेलते हैं। तो MC सक्सेना साहब ने उनको डांटा, बोले तुम सिलेक्शन ट्रायल कर रहे हो ना यूपी के लिए, नहीं खेलता होगा तो हार जाएगा, बाहर हो जाएगा, एक राउंड तो उसका वैसे ही छूट चुका है। सिलेक्शन ट्रायल में किसी को मत रोको, वो आया है उसको बैठाओ, अगर एक प्लेयर और मिल जाता तो शुरू कर दो गेम। तो एक प्लेयर हमको लकीली मिल गया, और वो प्लेयर भी ऐसा मिला जो मेरी ही तरह था, बस वो इंटरनेशनल खेलना जानता था लेकिन लेट हो गया था, और वो बाद में नेशनल तक खेला, वो भी यूपी चैंपियन भी रहा वो। और हम और वो दोनों स्टेट में नंबर 1 नंबर 2 होके खेलते रहे। अच्छा अच्छा। वो भी लेट था तो हम लोगों को खिला दिया गया। और उस समय जब मैंने खेलना शुरू किया तो मैं 2nd राउंड जीता, 3rd राउंड जीता, 4th राउंड जीता, 5th राउंड जीता। जब 5 राउंड जीत गया तो लोगों ने कहा ये कौन आ गया यहाँ, क्योंकि यहाँ जितने दिग्गज हुआ करते थे, एक हॉस्टल में रहता था AB मितई। AB मितई को चेस वर्ल्ड में सब जानते हैं। अच्छा। अभी अगर चेस प्लेयर कोई भी अपना ये सुनेंगे तो वो AB मितई जानते हैं। वो इंडिया में 4th रैंक भी उसकी आई है, कोई थिप्से से सब जानते हैं उसको। तो AB मितई का यहाँ बड़ा नाम था। और एक हमारे बहुत अभिन्न मित्र हैं RK जायसवाल, वो भी हमसे काफ़ी बड़े हैं। तो इन लोगों का ऐसा नाम था कि लोगों को लगता था इन दो के अलावा कोई निकलेगा ही नहीं। तब हमारी दोस्ती नहीं थी,
उनसे दोस्ती बाद में हुई है, चेस की वजह से हुई। तो मैंने एक साइड से जब निकालना शुरू किया तो मैं लास्ट राउंड मतलब सब सारे गेम जीतता हुआ चला गया, तो मेरा लास्ट में ए बी मितई से पड़ गया, लास्ट बट वन राउंड। तो पेनल्टी राउंड। हाँ, तो ए बी मितई से जब गेम हुआ तो ए बी मितई को भी मैं हराने की उस पर ले आया। तो लोगों ने कहा, ये हो क्या रहा है, जिसने चालें पूछी हैं कि इंटरनेशनल और इंडियन में फ़र्क क्या है, और वो हराता चला जा रहा है, और मितई के भी उसने पीस मार लिए। लेकिन मितई को चूंकि बुकिश नॉलेज थी, हम लोग को किताब के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि चेस की भी बुक्स होती हैं। मैनपुरी से आए थे तो चेस में भी बुक्स होती हैं, तो उसने वो 7th रैंक कैप्चर कर रखी थी रुक से, और वो मितई ने मुझे हरा दिया। तो एक मैच में हारा था और लास्ट राउंड मेरा आर के जायसवाल से पड़ा, और वो 5 घंटे चला। अशोक कुमार मुस्तफ़ी यहाँ वाइस चांसलर थे, वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आ गए, और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन तब तक हमारा गेम ही नहीं खत्म हो रहा था। तो उन्होंने कहा, भाई हमारे खिलाड़ी बहुत थक गए हैं, चलो पहले नाश्ता वाश्ता लगा हुआ है, सब नाश्ता वाश्ता कर लें, फिर बाद में ही खेलेंगे। और मैंने वो लास्ट राउंड उनको हराया, तो मैं उसमें सेकंड आया पहले ही टूर्नामेंट में। उसके बाद तो यहाँ जितनी डेलीगेसी होती थी, हजरतगंज डेलीगेसी मुझे अपने में ले रही थी, नादान महल डेलीगेसी हमें बुला रही थी कि आप उसमें आ जाइए। तो इनामी राशि वगैरह के बारे में उस ज़माने में कितनी होती होगी इनामी राशि? इनामी राशि बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, इज्जत मिलती थी, इज्जत। हाँ, एक और जितनी भी जगह जाते थे, बस लखनऊ यूनिवर्सिटी का हम लोगों को ट्रेन का कंसेशनल वो मिल जाता था, किराया, सारा पैसा अपना लगाना होता था। चेस उतनी उस समय पॉपुलर नहीं थी बहुत, शुरू में जब मैंने प्रारंभ किया है उस समय थी नहीं। लेकिन इनामी राशि का मैं आपको बताऊं कि यहाँ की जो सबसे बड़ी इनामी राशि थी वो भी मैंने ही जीती है, क्योंकि जब मैं चेस छोड़ चुका था और मेरी शादी भी हो गई थी, उसके बाद भी छोटे मोटे मैंने टूर्नामेंट्स खेले हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे लखनऊ महोत्सव शुरू हुआ था, आपको शायद ध्यान होगा, उस लखनऊ महोत्सव में भी शतरंज के टूर्नामेंट हुए हैं, और 3 ही बार हुआ है लखनऊ महोत्सव में चेस, और तीनों टूर्नामेंट्स मैंने जीते हैं। तो वो जो सामने आप देख रहे हैं बड़ा वाला कप रखा हुआ है, जी, जो बीच में उस अलमारी में रखा हुआ है ना, जी, ये उसमें मिला था, और इसमें 1000 कैश का लिफाफा था। तो वो उस समय तक की लखनऊ की सबसे बड़ी कैश प्राइस था। 1000 के ज़माने की बात है ये? नहीं और पहले का है। तो 3 बार खेला, तीनों बार, और उसके बाद सब हुआ भी नहीं वहाँ टूर्नामेंट, और बेगम हजरत महल पार्क में हुआ था ये। अच्छा जी, पहले लखनऊ महोत्सव की बात कर रहे हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों जब टूर्नामेंट जिसमें हुए। जी। लखनऊ महोत्सव हो सकता है पहले भी हुआ हो, लेकिन टूर्नामेंट शतरंज के उसमें 3 ही बार हुए हैं, और तीनों बार मैं ही जीता हूँ उसमें। अच्छा, जिम खाना में होता है शतरंज? जिम खाने में एक आध टूर्नामेंट हुए हैं हम लोगों के। जी। हाँ, तो जिम खाना चीज़ क्या होती है मुझे मालूम नहीं। जिम खाना एक्चुअली वो क्लब है, उसमें ताश के वो जो गेम्स होते हैं, पपलू है, पोकर है, पपलू है, सारे गेम्स वगैरह होते हैं उसमें। क्लब है यहाँ का, एक बहुत रेप्यूटेड क्लब है, नामी क्लब है, काफ़ी शहरों में मेरा ख्याल है। हाँ, काफ़ी अच्छा है। पुराने सारे लोग जिम खाने के मेंबर ही हुआ करते थे। हम लोग का शतरंज का भी टूर्नामेंट उसमें एक बार हुआ है, स्टेट लेवल का। तो शतरंज का तो यहाँ का उस समय तक का सबसे बड़ा यही था, और जबकि अब देखिए प्राइज मनी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अभी मैंने मेरे फादर का जन्म शताब्दी वर्ष पे टूर्नामेंट कराया था, तो उसमें 51,000 रुपये का प्राइज़ मैंने ही दिया था। अच्छा। मैं मैनपुरी में अपने ग्रैंडफादर के नाम से कराया करता था शतरंज का टूर्नामेंट, क्योंकि हमारे ग्रैंडफादर बहुत अच्छे प्लेयर थे चेस के, खेलते तो सभी हैं। फिर यहाँ पे अभी मैं फादर के नाम से कराता हूँ। यहाँ भी एक टूर्नामेंट साल में एक बार होता है, तो उसमें पिछला चूँकि जन्म शताब्दी वर्ष था, तो जो मैंने ये प्राइज़ दिया था, ये अभी तक लखनऊ का सबसे बड़ा प्राइज़ है। उसने, ऑर्गेनाइज़र ने बोला भी था कि ये सबसे बड़ा प्राइज़ लखनऊ का कैश प्राइज़ मैंने ही दिया है। तो आजकल जो चेस चल रहा है उसको फॉलो करते हैं आप? हाँ, फॉलो करते हैं ऐसे, लेकिन अब कोई शौक में बस करते हैं। जो चेस की प्रॉब्लम्स नेट पे आती हैं उनको देखता हूँ, उनसे करता हूँ। कभी कदार कुछ पुराने प्लेयर्स से बात हो जाती है, लेकिन अब चेस खेलने का टाइम नहीं रहता। अच्छा, तो मतलब तकरीबन कब से हो गया कि एकदम छूट गया? ये तो मैंने लखनऊ महोत्सव बस लास्ट खेले हैं, वो भी
छोड़ने के बाद कई साल बाद खेले, कभी कभी ये देख लेता हूँ कि भाई अभी कुछ दम बाकी है कि नहीं, तो इसलिए खेल जाता हूँ। अभी थोड़ा 4-5 साल पहले ही एक यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा था, एक रामलीला समिति है, वो लोग एक टूर्नामेंट कराते हैं, तो उसमें देवेंद्र वाजपेयी खेल रहा था, तो मेरा मन हुआ कि मैं भी खेल जाऊँ, क्योंकि देवेंद्र वाजपेयी जो हमारे बाद की जनरेशन है उसमें बहुत अच्छा प्लेयर है, आज भी वो कोचिंग भी दे रहे हैं और बहुत टूर्नामेंट उसने जीते हैं, लखनऊ के स्टेट में भी खेला है अच्छा। तो मैं उसमें खेल गया, मैं उसमें देवेंद्र वाजपेयी को हरा के फिर चैंपियन हुआ, जबकि उसको भी पता है कि मैं खेल छोड़ा हुआ हूँ। तो मैंने कहा जरा देखते हैं जो नए इस समय के लोग खेल रहे हैं उससे। तो चेस में ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप फिर से बैठ जाइए। हाँ, फिटनेस का कोई मामला तो है नहीं। फिटनेस का बहुत मामला है। अच्छा। हाँ, फिटनेस का बहुत मामला है, नहीं तो फिर ये तो वैसे ही है ना कि आप फिर खेलते रहिए। जी जी जी। लेकिन अच्छा, इसमें फिटनेस का क्या है, अहमियत है, कहाँ? वैसे है अहमियत, क्योंकि फिजिकल आपको दिखता है कि क्रिकेट में फिजिकल फिटनेस आप सोच रहे हैं, जी जी जी। इसी तरह इसमें मेंटल फिटनेस का। मेरा एक टाइम ऐसा था कि जब मैंने आपको बताया ना 5 घंटे का गेम होता था, तो मैं 5 घंटे जब कुर्सी पे बैठ जाता था तो ना मुझे प्यास लगती थी, ना मुझे टॉयलेट जाना होता था, मुझे पता ही नहीं चलता था। अब अगर मैं खेलने बैठ जाऊंगा तो 1 घंटे में मैं 3 बार जाऊंगा वॉशरूम, पानी भी पीऊंगा, टॉयलेट भी जाऊंगा, मुझ पर लगातार बैठे ही नहीं जाएगा। लेकिन अब तो और जब बैठूंगा नहीं, 5 घंटे और जब बैठूंगा नहीं तो नहीं तो 1 घंटा तो बैठना है, जी, ना, जी, 2 घंटे तो बैठना है। ऐसा था, मैं जूनियर्स में खेलने गया, तो जूनियर्स में मैं स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा था, यूपी को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो हमारा कैलकाटा में टूर्नामेंट था नेशनल जूनियर्स में, तो वहाँ पूरे इंडिया से सारी टीमें आई हुई थी, 2-2 प्लेयर एक एक स्टेट से। तो मेरा पहला मैच सतीश थिप्से से पड़ा, ये प्रवीण थिप्से का छोटा भाई, सतीश थिप्से से पड़ा। तो जब टाइज लग जाती हैं मैच स्टार्ट होने से पहले, गेट पे टाइज लग जाती हैं, तो हमने जाकर के देखा तो मेरा सतीश थिप्से और प्रभात अधोलिया। तो लोगों ने आके कहा कि अरे संभल के खेलना, आज तुम्हारा उससे सतीश थिप्से से मैच है। तो मैंने कहा तो उससे क्या हुआ? तो कहने लगे ये अभी अंडर 12 में नेशनल चैंपियन होके आया है, और वो देखने में इतना छोटा सा, एकदम गोरा, बहुत सुंदर बच्चा दिख रहा था। तो मैंने कहा इस बच्चे से अगर हार गए तो शतरंज छोड़ दे। क्या मतलब इससे कैसे हार जाएंगे, ये तो बहुत छोटा है। मुझे उसका पता नहीं था कि उसकी डेप्थ क्या है। मेरी टीम के लोगों ने मुझे बताया कि भाई इससे जीतना आसान नहीं है। तो मैं सतीश उसके मेरा मैच पड़ा, तो हम लोग को ब्लेजर मिला हुआ था, सर्दियों का टाइम था, वो मशाल वशाल लगा हुआ, कैप्टन लिखा हुआ यहाँ का यूनिवर्सिटी का। तो मैं बैठा, उसने मुझको बुकिश लाइन पे खेला, जो कि बुकिश लाइन मुझे पता ही नहीं। अच्छा। तो उसमें पॉन सेक्रीफाइस करते हैं, उसने पॉन सेक्रीफाइस किया, मैंने एक्सेप्ट किया 1 पॉन। उसने दूसरा पॉन सेक्रीफाइस किया, मैंने वो भी एक्सेप्ट किया। फिर उसने तीसरा पॉन सेक्रीफाइस किया, वो पॉइजन पॉइंट कहलाते हैं, उनको लेने का मतलब है कि आप जहर का सुसाइड कर रहे हैं। तो मैंने तीसरा भी एक्सेप्ट किया। मैंने कहा मटेरियल पहले जो मिल रहा है उसको मारो। 3 पॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो मुझ पर अटैक आया है, तो मेरा ब्लेजर उतार के पीछे कुर्सी पर टांग दिया था, यहाँ से पसीना आ रहा था। वो 12 साल का था और आप? मैं उस समय अंडर 18 था। हाँ। मतलब 17 का होऊंगा या 16 का होऊंगा, जो भी है, जूनियर्स में तो खेल ही रहा था। तो चेस में, बॉक्सिंग में पंच दिखता है, चेस में दिखता नहीं, लेकिन पड़ता इसमें भी है, मैं ये बताना चाह रहा था जी। फिर मैंने वो 3 पॉन लेने के बाद वो गेम जीता, और जब वो गेम जीता है तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जितना सब कुछ जीतने के बाद पब्लिसिटी नहीं मिली, वो उस दिन एक मैच जीतने के बाद मिली थी। सारे प्रेस वाले आ गए, वो कहाँ से आए, कौन प्लेयर है, यूपी से कोई जाते ही नहीं था उस समय यूपी का नाम ही नहीं था। यूपी में एक नासिर अली साहब खेला करते थे, बढ़िया से चैंपियन हुआ करते थे, बहुत नाम सुना, कानपुर के। नासिर साहब हमसे 90 साल तक आते रहे हैं। अच्छा। हम लोग के मिलते, जब लखनऊ आते थे तो मिलते थे। फिर अगले दिन मेरा प्रवीण थिप्से से पड़ गया, उसके बड़े भाई से, और प्रवीण तो हमारा पहले से ही दोस्त था, हम लोग खेलते ही थे साथ साथ। प्रवीण से जब पड़ा है तो सबने कहा आज तुम्हें अच्छी तरह ये लगाएगा, अपने भाई का बदला लेगा। तो हमने कहा देखते हैं भाई। लेकिन दूसरे दिन प्रवीण थिप्से ने मुझे हराया, और ऐसा हराया कि वाकई भाई का बदला ही लिया जैसे। और इसका एक इससे जुड़ा हुआ एक किस्सा और सुनाता हूँ, क्योंकि हो सकता है कभी थिप्से भी सुने, प्रवीण भी सुने इस किस्से को।
अभी सब कुछ छोड़ने के बाद एक टीम चैंपियनशिप हुई है जी। मेरी शादी के बाद, नागपुर में हुई। वो किस सन में गए थे हम? तो उसमें ये हुआ कि वेटरन प्लेयर आएंगे, तो सब पुराने पुराने प्लेयर आए, हम जो छोड़े हुए वाले, कोई मैनुअल एरन आए, 9 बार इंडिया चैंपियन रहे थे, मैनुअल एरन साहब आए, उनसे मेरा बहुत अच्छा मैच हुआ था। तो मैं खेल रहा था, तो एक लड़का 6 फीट से भी लंबा, वो मेरी टेबल पे पूरे टाइम खड़ा हुआ था। तो मैं जानता नहीं था, मैं तो सिर्फ अपने लोगों को जानता हूँ ना, जितने लोग थे उसको मैं जानता नहीं था। जब मेरा मैच ख़त्म हुआ तो उसने आकर के मुझसे हाथ मिलाया। तो मैंने पूछा, बोले उसने तो वहाँ देख के आया था किस टेबल पे प्रभात धोलिया खेल रहे हैं। तो उसने कहा धोलिया, मैंने कहा हाँ। तो बोला मुझे पहचानो। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा नहीं पहचान पाया। तो उसने बोला मैं सतीश थिप्से। अच्छा। तो तुमने मुझे 1975 में कलकत्ता में मारा था। अब मारा तो अपने यहाँ की बोली नहीं है। हमने कहा भाई मैं तो किसी को आज तक नहीं मारा। उसका मतलब तो गेम में मारा जी था। जी 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 जी। और मैं गेम पूरा लगा सकता हूँ, मतलब 75 का गेम सतीश थिप्से कह रहा है 88 में, या जब भी वो हुआ मुझे याद नहीं मुलाकात हुई सन। दोबारा आपकी। हाँ, वो कह रहा है मैं पूरा गेम लगा सकता हूँ जो तुमने इस मारा किस्म था। की याददाश्त। हाँ, नहीं तो हम लोग की भी ऐसी याददाश्त थी कि हम अपना मैच खेल के आए हैं, आप हमसे 15 दिन बाद वो पूरा मैच लगवा लीजिए, मूव टू मूव। अगर वो नहीं लगा सकते तो आप चेस नहीं खेल सकते। अभी भी अगर मैं पूरा गेम खेलूंगा तो आप मुझसे वो गेम पूरा मेट होने तक का लगवा लीजिए, 50 मूव का हो, 60 मूव का हो, मूव टू मूव। वो अगर आप नहीं लगा सकते तो बढ़िया चेस नहीं खेल सकते। इतनी मेमोरी तो होनी चाहिए। और अपने यहाँ तो फिर ब्लाइंड फोल्ड गेम हो रहा है, आँख में पट्टी बांध के खेल रहे हैं। मैंने भी थोड़ा प्रारंभ में स्टार्ट किया था, लेकिन डॉक्टर्स ने मना किया, प्रेशर बहुत पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जिसका मैंने मितई का जिक्र किया, जी। वो 3 लोगों से एक साथ ब्लाइंड फोल्ड खेलता था। और लेवल कौन से 3? मैं, दूसरा जो मैंने बताया जो हमारे साथ सतीश थिप्से। नहीं, सतीश थिप्से नहीं, आतमजीत सिंह। जी जी। और उसी लेवल का तीसरा प्लेयर। तो 3 से एक साथ खेलता था। हारे जीते उसकी बात नहीं, लेकिन 3 बोर्ड की पूरा मेमोरी तो माइंड में है बगैर देखे। जी 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 जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ बैटरी। तो होपफुली अभी आरएसएस वाला हमारा वो उस मौजू पे हमने कुछ खास बात करी नहीं। आपको जिस विषय पे भी बात करनी हो, जी, जब आप दोबारा याद करेंगे हम आपसे बात करेंगे। नहीं, आई होप आपके लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस ही रहा हो। नहीं, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे तो आपसे ज़्यादा बात तौर करके पे मज़ा ही आया। क्योंकि पुराने चीज़ें याद करने का दोबारा यादें ताज़ा हो रही हैं। जी। तो अच्छा लगा मुझे। या आई होप आपके लिए भी अच्छा रहो। एंड मुझे नहीं पता, आई मीन आगे इस कॉन्वर्सेशन को कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, सुनेगा तो एंजॉय करेगा। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, सुने ना सुने एग्जैक्टली। आई उससे क्या। मीन मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो है इस पूरे एक्सरसाइज वो यही है दैट आई गेट टू मीट इंटरेस्टिंग पीपल जिन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा ज़िंदगी जी है, बहुत ज़्यादा तजुर्बे हासिल किए हैं। तो अंग्रेज़ी में लफ्ज़ होता है वाइकेरियसली, मतलब आप दूसरे के ज़रिए से खुद आनंद ले रहे हैं। मतलब वही होता है ना, टीवी पे मैच देख रहे हैं, आप खुद तो खेल नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी एंजॉय कर रहे हैं। तो वही चीज़ है। मैंने इतना ज़्यादा इस लेवल पर कभी चेस नहीं खेला। मैंने हमेशा इंडियन खेला, बड़ा मीडियोकर चेस खेला। तो आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो कहानियाँ सुन के मुझे तो ज़ाती तौर से बड़ा अच्छा लगा। नहीं, आपसे बात करके मुझे भी अच्छा लगा। और आप जिस एम को लेकर के ये कर रहे हैं कि लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनेंगे, वो आपकी लाइफ में भी हो सकता है कहीं ना कहीं काम आए। विश यू गुड लक। थैंक यू।